आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चौथी कक्षा में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन को। देखिए अभी तक हम बहुत सारा पार्ट 3 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ लिया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स एक्शंस, ये सब हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर या फिर एंडोक्राइन या फिर हार्मोनल सिस्टम के ऊपर। तो देखिए ये होता क्या है, अभी तक जितना भी हमने पार्ट पढ़ा है उसमें हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा था, हमने बताया था कि हमारी पूरी बॉडी को वेल फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरत होती है, कंट्रोल की। पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन यानी कि सारे ऑर्गन एक साथ अच्छी तरीके से काम करने चाहिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो एक तरीका तो हो गया उसमें नर्वस सिस्टम का कि न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और वापस से सिग्नल आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम। अब क्या है, हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं करते हैं, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के थ्रू भी करते हैं या फिर हम हार्मोन्स के थ्रू भी करते हैं। उस सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और एंडोक्राइन वर्ड आया कहाँ से? ठीक है, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखिए ग्लैंड क्या होता है, आपकी बॉडी में आपने बहुत जगह सुना होगा कि ग्लैंड्स प्रेजेंट है, यहाँ ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड एक्चुअल में होता है कोई भी सेल, बॉडी की कोई भी सेल या फिर कोई ऑर्गन जो कुछ भी चीज बना रहा है और उसको फिर सिक्रीट कर रहा है, यानी कि कोई भी सेल ऑर्गन जो कुछ सिंथेसाइज कर रहा है, कुछ बना रहा है ना, और क्या कर रहा है और उसको सिक्रीट कर रहा है, यानी कि उसको बाहर फेंक रहा है अपने से बाहर। कैसे? देखिए आपकी बॉडी में पसीना आ रहा है, आपको पसीना आता है, तो पसीना क्या होता है? जो स्वेट है आपकी बॉडी में से बाहर कुछ स्वेट आ रहा है ना। स्वेट क्या होता है? कुछ सॉल्ट्स का मिक्सचर है, वाटर के साथ कुछ सॉल्ट्स का मिक्सचर है। तो क्या है, आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से स्वेट बाहर आ रहा है, यानी कि बॉडी में कहीं ना कहीं इस स्किन के अंदर स्वेट बन रहा होगा। तो ये जो स्वेट निकल रहा है ये मतलब कहीं ना किसी ऑर्गन में या किसी ना किसी सेल में आपकी बॉडी में ये जो आपका स्वेट है ये बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? उसका सिंथेसिस हो रहा है। अब जब वो बन गया तो वो स्किन से बाहर भी निकला है, यानी कि वो सिक्रीट हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? स्वेट बना स्किन के अंदर, उसके बाद वो स्किन से बाहर सिक्रीट भी किया गया। तो अब अंदर वो सेल्स या फिर वो ऑर्गन जिन्होंने जो हमारा स्वेट है इसको बनाया है और इसको सिक्रीट करा है, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, क्या देते हैं? ये ग्लैंड्स की तरह काम कर रही है। ग्लैंड्स की तरह काम क्या कर रही है? मतलब वो क्या कर रही है? कुछ भी चीज बना रही है और उसको सिक्रीट कर रही है। हमारी बॉडी में बहुत सारे आपको ऐसे ग्लैंड्स दिखाई देंगे। कैसे? जैसे कि कुछ ग्लैंड्स तो आपने सबसे पहले न्यूट्रिशन में ही पढ़े थे। कौन कौन से पढ़ते थे? लीवर पढ़ा था, वो एक ग्लैंड है। पैनक्रिया पढ़ा था, ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था, जो सलाइवा निकाल रहा है, सलाइवा बना रहा है, सलाइवा को निकाल रहा है। ऐसे आपके पास क्या? आपके पास टीयर ग्लैंड है ना। आंसू आते हैं तो आंसू भी कहीं ना कहीं बन रहे हैं और हमारी बॉडी से, देखिए बॉडी से ही बाहर आना जरूरी नहीं है, या वो आंखों से बाहर आ रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं से वो सिक्रीट करे जा रहे हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी में ऑयल ग्लैंड है। आपकी स्किन क्या होती है? ऑयली सी लगती है। तो ऑयली क्यों लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में ऑयल बन रहा है, कोई ग्लैंड है जो ऑयल बना रहा है और उसको सिक्रीट कर रहा है। स्वेट ग्लैंड्स हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका एंडोक्राइन से क्या मतलब है? तो ग्लैंड जो होते हैं ना, ये ग्लैंड भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। इन ग्लैंड्स का ही डिवीजन होता है 3 टाइप से। ठीक है, 3 टाइप कौन से होते हैं? पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो आगे ना एंडोक्राइन यहीं से आया है, या एंडोक्राइन वर्ड। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और एक होता है हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं। अब ये 3 तरीके के ग्लैंड किस बेसिस पर है? ये इस बेसिस पर है कि वो अपना सिक्रीशन, जो भी चीज वो बना रहे हैं वो कहाँ छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग, कि वो अपनी चीज को कहाँ छोड़ रहे हैं, अपना जो सिक्रीशन उन्होंने बनाया है वो कहाँ पर छोड़ रहे हैं, किस पर्टिकुलर जगह पर वो डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, देखिए इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन तो आपको पता लग जाएगा, और मिक्स्ड इन्हीं का दोनों का मिक्सचर होता है जो दोनों की तरह ग्लैंड बिहेव करता है। अब देखते हैं। देखिए कुछ ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने जो भी चीज बनाई ना वो मैं किसी पर्टिकुलर पार्ट में दूंगा। जैसे कि आपके टीयर ग्लैंड, तो आपके आंसू केवल आंखों में से निकलते हैं ना, आंखों में से निकलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके कान में से आंसू निकल रहे हैं, है ना, या फिर आपके मुंह में से आंसू निकल रहे हैं। तो क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पर आंसू की जरूरत है वो डायरेक्टली आंसू वहीं पर निकलेंगे। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर आप अगर अपने
वो उसको सिक्रीशन को निकाल रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं आप कुछ चीज़, तो वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि वो हमारे किसी भी ऑर्गन के, पर्टिकुलर ऑर्गन के या पर्टिकुलर पार्ट के पास जाकर के अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं, ठीक है। वही जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम सबके लिए सामान्य है, ठीक है, हम सबके लिए बराबर बराबर काम करेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम अपना सिक्रीशन ब्लड में छोड़ देंगे। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो क्या होता है, हमारा सिक्रीशन किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। और जब ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा यानी कि पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करेगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में छोड़ते हैं, यानी कि वो ब्लड में नहीं छोड़ते अपना सिक्रीशन, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे ना छोड़कर वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन क्या करते हैं, ब्लड में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड क्या है, आपके पसीने जो है वो आपकी स्किन पर ही आते हैं, पर्टिकुलर जगह पे, ब्लड में मिक्स होकर के नहीं आते। ऐसा थोड़ा ना कि आपके पसीनों के साथ साथ ब्लड मिक्स होकर के आता है, नहीं, यानी कि ये अपना ब्लड में सिक्रीशन नहीं छोड़ते। ऐसे आपके आंसू में कभी क्या खून देखा है, नहीं आता। ऐसे आपकी सलाइवा क्या होती है, सलाइवा में भी ब्लड नहीं आता, ऑयल में भी ब्लड नहीं आता। तो ये सारे ग्लैंड कौन से, एक्सोक्राइन, जिनमें ब्लड मिक्स नहीं होता, जिनका सिक्रीशन ब्लड में जाके मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे ब्लड का कोई काम नहीं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि ये क्या करते हैं, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं। किस में छोड़ते हैं, ब्लड में छोड़ते हैं, ठीक है। क्या छोड़ते हैं, सिक्रीशन छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे कि आपका जो पेनक्रिया आपने पढ़ा था ना, अब आप देखेंगे कि पेनक्रिया क्या कर रहा था, वहां पे एंजाइम्स छोड़ रहा था, है ना। एंजाइम किस में छोड़ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहा था। याद आ रही है कि पेनक्रियाटिक जूस वो छोड़ रहा था, उसमें एंजाइम्स होते थे, ये बात समझ में आ रही है। अब पेनक्रिया क्या है, वो एक तो एंजाइम छोड़ रहा है, हमने ये देखा था, लेकिन साथ में अब आप पढ़ेंगे कि पेनक्रिया आपके ब्लड में भी अपना सिक्रीशन छोड़ता है, यानी कि इंटेस्टाइन में भी छोड़ रहा है अलग से और हमारे ब्लड में भी छोड़ रहा है वो अलग से। तो पेनक्रिया क्या हो गया, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन की तरह भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आता है आपके पेनक्रिया का, जो यानी कि दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो एंडोक्राइन जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ये ब्लड में जो अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं ना, ये कुछ केमिकल्स की फॉर्म में होता है। केमिकल जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जहां भी ये ग्लैंड होगा अपने आसपास जो ब्लड स्ट्रीम होगी ना इसके, उसमें छोड़ देगा। अब जो चीज ये छोड़ता है ना, जो केमिकल्स ये छोड़ता है, क्या छोड़ता है, ये ब्लड में कुछ केमिकल्स छोड़ता है, उन केमिकल्स को बोला जाता है हॉर्मोन्स। क्या बोला जाता है, हॉर्मोन्स, ठीक है। तो यानी कि हमारी बॉडी में क्या छोड़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, पूरी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स को, अलग अलग हॉर्मोन्स को छोड़ रहे हैं। और हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिग्नलिंग के काम आते हैं। पूरी हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, सिग्नल को भेजते हैं और हमारी बॉडी में हर टिश्यू तक जाकर के, हर सेल तक जाकर के बड़े लेवल पर उनसे काम करवाते हैं। बात समझ में आई। तो अब जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसको बोला जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। केमिकल्स के थ्रू हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यानी कि केमिकल्स कौन से, हॉर्मोन्स के थ्रू हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताइए कि क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा है या नर्वस सिस्टम अच्छा है। और अगर नर्वस सिस्टम अगर पहले से ही प्रेजेंट था तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्या पड़ी थी, है ना। नर्वस सिस्टम से काम तो चल रहा था, पूरी बॉडी में सिग्नल जा रहे हैं, काम हो रहा है हमारा, लेकिन अब केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हुआ कि हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो जो आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो स्टाइमुलस होता है वो लिमिटेड स्पेस तक होता है। कैसे, मान लीजिए आपके हाथ ने अगर स्टिमुलस लिया, है ना, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर जगह पर ही आपके स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स शो कर पाएगा। अभी देखते हैं लिमिटेड स्पेस तक कैसे। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शंस में देखा था कि आपने किसी गर्म चीज पर हाथ लगाया तो गर्म चीज पीछे की साइड, आपने अपने हाथ पीछे की साइड हटा लिया, यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो किस में शो हो रहा है, आपके हाथ में शो हो रहा है, ठीक है। आपके हाथ की जो मसल्स है वो आपके रिस्पॉन्स को शो कर रही हैं। अब मुझे मान लीजिए आंखें अपनी मूव करनी है तो मैं सिर्फ अपनी आंखों को मूव कर सकती हूँ, एक बड़े स्पेस पर पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन को ही मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कंट्रोल कर सकती हूँ। बहुत बड़े स्पेस पर या बहुत बड़े ऑर्गन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती नर्वस कोऑर्डिनेशन से, और ना ही हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत टाइम तक चलता है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड होता है ना कम होता है।
आप थोड़े टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेन को सिग्नल भेज सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सिग्नल भेजा तो वो काफी टाइम तक रहेगा आपकी बॉडी में, नहीं, एक बार आया स्टिमुलस, एक बार रिस्पॉन्स शो हुआ, खत्म बात, उसके बाद वो नहीं टिकता है, उसका जो सिग्नल है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता है। लेकिन कुछ हमारी बॉडी में स्लो प्रोसेसेस है जिसके लिए क्या होता है, हमको उनको सिग्नल क्या होता है रेगुलरली देते रहना पड़ता है। कैसे, मान लीजिए आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ होनी है, ठीक है, अब ग्रोथ एकदम ऐसा तो है नहीं कि आपने एकदम चुटकी बजाई ग्रोथ हो गई, है ना। आपकी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, धीरे धीरे आप बढ़ना स्टार्ट करते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होता है। तो क्या हो रहा है, वो जो उसका रिस्पॉन्स शो कर रहा है ना ब्रेन, अब जो आपका रिस्पॉन्स शो हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है कि धीरे 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 ग्रोथ होती है, ठीक है, एकदम तेजी से कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा, धीरे धीरे रिस्पॉन्स शो हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, अगर हमको रिस्पॉन्स बड़े टाइम के लिए शो करना है, आपको सिग्नल बड़े टाइम पीरियड के लिए शो करना है, तो आपके लिए नर्वस सिस्टम काफी नहीं है। और अगर आपको बड़े स्पेस पर यानी कि बॉडी के ज्यादा पार्ट पर आपको सिग्नल भेजना है तो भी नर्वस सिस्टम काफी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पेस तक ही अपना लिमिटेड काम कर पाता है, ठीक है, जहां पर न्यूरॉन्स है वही काम कर पाएंगे, बाकी और जगह क्या होगा, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे। अब जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं भाई, केमिकल्स तो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, है ना, केमिकल्स क्या हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जब वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, लार्ज एरिया को कवर करते हैं, साथ में क्या करते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादा टाइम तक वो आपके ब्लड में वही केमिकल घूम रहा है तो काफी टाइम तक अपना असर दिखाएगा, ठीक है, धीरे धीरे सिक्रेशन होता रहेगा, अपना रिस्पॉन्स है वो शो करता रहेगा लंबे टाइम के लिए। इतनी बात समझ में आएगी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों अच्छा है बॉडी में, क्योंकि वो लार्ज एरिया को कवर करता है, ज्यादा टाइम के लिए रहता है, और क्या करता है, वो हमारे ब्लड में केमिकल्स को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से दोनों चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब पढ़ते हैं आपकी बॉडी में कि आपको क्या पढ़ना है आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो आपका जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें आपको हमारी बॉडी के ग्लैंड्स पढ़ने हैं। कौन से ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने, यानी कि जो अपना क्या करता है, हार्मोन्स छोड़ते हैं। आपको हमारे जो ये सिस्टम है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन का, इसमें 7 तरीके के ग्लैंड्स पढ़ने हैं। कितने, 7। पहला है आपका पैनक्रिया, फिर आएगा आपका थायराइड ग्लैंड, फिर आएगा एड्रेनल ग्लैंड, फिर आएगा पैनक्रिया, फिर टेस्टिस, ओवरीज, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी, उसकी टेंशन मत लो, जो स्टार्टिंग से पढ़ाती चल रही हूँ वो सुनो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है हमारा छोटा सा ग्लैंड, ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन का जो पार्ट दिखाया था ना मैंने आपको इस तरीके से, ब्रेन बताया था ऐसे 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 होता है कुछ ब्रेन आपका, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखना है आपको सबसे पहले। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है। अब है ना, कहानियां बनानी शुरू करते हैं और कहानियों के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग ग्लैंड्स का क्या क्या काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखिए, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि कई लोग क्या होते हैं, कई लोग बहुत छोटे रह जाते हैं हाइट में, है ना, यानी कि डॉर्फ रह जाते हैं। डॉर्फ कहते हैं बौने जो होते हैं, यानी कि जो छोटे रह जाते हैं। अब क्या होता है, कई लोगों की ग्रोथ क्या होती है, मतलब पूरी तरीके से हो नहीं पाती, कई लोग छोटे रह जाते हैं, या कई लोग क्या होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, है ना। तो ये ग्रोथ क्या होती है, ये ग्रोथ है ना हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड तरीके से चलती है, ठीक है। ग्रोथ पूरी एक सिस्टम में चलती है। अब ग्रोथ कैसे होती है हमें ये देखना है। तो ग्रोथ के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में अगर ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करा जाता है। ग्रोथ हार्मोन जैसे रिलीज करा जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। किसके थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो ये क्या करता है, आपका ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को। अब ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, अब कई लोगों में क्या होता है, बचपन में ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना ये ढंग से रिलीज नहीं हो पाता। तो जैसे ही ये ग्रोथ हार्मोन हमारा कम होता है, ग्रोथ हार्मोन हमारा कम होता है, तो क्या होता है, हमारा जो इंसान है, जो हमारा बॉडी में जो बच्चा है हमारा, वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती और वो ड्वार्फ रह जाता है, यानी कि छोटा रह जाता है। तो क्या हुआ, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन में क्या करता है, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, अपना एक इसका हार्मोन है।
ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ को कराता है। इन केस अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, लोग छोटे रह जाएंगे, डॉर्फ रह जाएंगे, और अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया तो वो टॉल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इसका हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसका और भी एक फंक्शन है, वो लास्ट में बताऊंगी क्योंकि लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इसको ये छोड़ते हैं, इसको समझो। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना, ग्रोथ करवाना बॉडी में। और अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो क्या हो जाएंगे, डॉर्फ रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है आपके गले में, ठीक है, आपके थ्रोट में, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपका जो नेक होता है ना, जैसे आपका लेरिंग्स होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, वॉइस बॉक्स के ऊपर इस तरीके से आपका एक बटरफ्लाई शेप का आपका ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऐसे। ये आपका ऊपर से क्या है, ये आपका ऊपर से क्या जा रहा है, विंड पाइप जा रहा है। ठीक है, विंड पाइप जो है ना आपका, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, ये विंड पाइप के ऊपर एक बटरफ्लाई शेप का ऐसा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। अब आप एक बात बताइए, हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, क्या आपने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है ना वो डायरेक्शनल होती है। कैसे डायरेक्शनल होती है, एक बात बताइए, कभी कभी आपने सनफ्लावर देखा है? आपने सनफ्लावर क्या करता है, या फिर कोई भी पौधा भी जो होता है, जब उसको जिस तरफ धूप मिलती है ना ज्यादा, उसकी ग्रोथ उस तरफ हो जाती है। यानी कि मान लीजिए आपको सनलाइट इस तरफ से मिल रही है, पौधा ऐसे, तो उसकी ग्रोथ इस साइड में होने लगती है। यानी कि जिस साइड में उसकी लाइट है उस साइड में उसकी ज्यादा ग्रोथ होती है। अभी प्लांट हार्मोन पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगी ये बात। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, कहीं से स्टेम उग रही है, कहीं से भी स्टेम उग जाती है ना, स्टेम उग जाती है तो क्या होता है, कहीं से भी उस पर लीफ आ जाती है। तो क्या है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वहां पे इसी जगह से नहीं स्टेम उगेगी और कोई स्टेम छोटी बड़ी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं होता। प्लांट कहीं से भी ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, प्लांट क्या कर रहा है, उसकी स्टेम कोई छोटी है, कोई लंबी है ना, कोई कभी राइट साइड वाली ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाली कम है। तो क्या है, हमारे प्लांट में ग्रोथ का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ग्रोथ क्या होगी, एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर चीजों की ग्रोथ होगी। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी में, इवन एनिमल्स की बॉडी में भी आपने क्या देखा है, कि आपने कभी देखा है कि आपके फिंगर्स है ना कहीं से भी उगनी स्टार्ट हो जाए। फिंगर्स तो हाथों पे ही उगेंगी ना, ऐसा तो है नहीं फिंगर्स कहीं से भी उगने स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी कहीं से भी ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी में हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर स्पेस से ग्रो करता है। ठीक है, और पर्टिकुलर क्या होता है, एक हाइट तक ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि आपके एक हाथ की उंगलियां बहुत लंबी हैं, एक हाथ बिल्कुल छोटा सा रह गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एबनॉर्मल केसेस में होता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, एक बैलेंस्ड बॉडी ग्रोथ होती है। अब आप एक बात बताइए, ये जो बैलेंस्ड बॉडी ग्रोथ हो रही है ये कैसे हो रही है ना, तो मतलब यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ केमिकल्स है ना, कुछ ना कुछ हमारा सिग्नलिंग जा रही है जो प्रॉपर ग्रोथ करवा रही है। तो प्रॉपर ग्रोथ कैसे होती है ये हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के थ्रू। अब आप बताइए, आपने अपना सॉल्ट देखा है, आप सॉल्ट खरीदने जाते हैं जब, उसके पैकेट पर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, या रिच विद आयोडीन। तो वो क्या होता है कि सॉल्ट में हमारे बहुत ज्यादा आयोडीन की मात्रा, यानी कि आयोडीन की मात्रा ज्यादा है। अब आयोडीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है, तभी सोचा है आयोडीन का ऐसी क्या जरूरत है, आयोडीन रिच सॉल्ट, आयोडीन है हमारे सॉल्ट में, तो आयोडीन की हमारी बॉडी में क्या जरूरत होती है। देखिए, आयोडीन जो होता है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, किस चीज के लिए, थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए। थायराइड ग्लैंड जो अपना काम करता है वो आयोडीन के प्रेजेंस में करता है। ठीक है, तो आयोडीन क्या है, इस थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आयोडीन रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायरमेंट होती है। अब आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन इसको हेल्प कर रहा है काम कराने में, क्या काम कराने में, ग्लैंड है तो पक्का हार्मोन भी छोड़ेगा। तो ये जो हार्मोन छोड़ता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन हमारे रिलीज हो रहा है ना, ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे आयोडीन के प्रेजेंस में। जब आयोडीन अच्छे से हमारे बॉडी में होगा तो क्या होगा, थायरॉक्सिन भी अच्छी तरीके से निकलेगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड अपनी फंक्शनिंग को पूरी तरीके से करेगा। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपके बॉडी में हर टाइम कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रही हैं।
ठीक है। कभी आपकी बॉडी में कुछ बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स बन रही हैं, है ना, रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें टूट रही हैं, जैसे कि आप जब खाना खाते हैं तो अमाइनो एसिड टूट रहे हैं, है ना, मतलब अमाइनो एसिड नहीं टूट रहे, प्रोटीन टूट रहे हैं आपके, विटामिन टूट रहे हैं आपके, और क्या टूट रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टूट रहे हैं, फैट्स टूट रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, किसी ना किसी चीज का टूट रहा है, कोई ना कोई बड़ी चीज छोटे पार्ट में टूट रही है ना, जैसे कि ग्लूकोज रेस्पिरेशन में टूटता है, और कुछ ना कुछ बन रहा है, जैसे कि एटीपी बन रही थी। यानी कि बॉडी में कुछ ना कुछ टूटता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है, रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती है। तो ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी कि बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रही है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, और सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन मिल करके हम कह देते हैं कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है। यानी कि ह्यूमन बॉडी क्या शो कर रही है, ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म को शो करती है। हमारी बॉडी में बहुत तरीके की रिएक्शंस चल रही है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो ये प्रोसेसेस क्या होगा, ये होती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को थायरोक्सिन कैसे कंट्रोल कर रहा है, मान लीजिए थायरोक्सिन ज्यादा निकल गया, तो थायरोक्सिन जब ज्यादा निकलता है ना, तो मेटाबॉलिक रेट जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, वो ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगती हैं। यानी कि जो भी चीज ना खाने, क्या हो रहा है, जैसे आप खाना खाएंगे तो जल्दी जल्दी खाना टूट जाएगा और जल्दी जल्दी एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा, इसकी मात्रा कम हो गई, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाएगा। यानी कि खाना क्या होगा, धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे उसकी एटीपी बनेगी, है ना। तो क्या हो रहा है, जो हमारी रिएक्शंस हो रही हैं, ये किसी चीज को बनाने की या किसी चीज को तोड़ने की, उसकी स्पीड यानी कि उसके रेट को कम ज्यादा कौन कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन कर रहा है। इसी तरीके से होता है, देखिए जो लोग, जैसे हम, मैं क्या हूँ, मैं पतली हूँ, तो पतली क्या है, मैं पतली क्यों हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या होता है, जैसे ही मैं खाना खाती हूँ तो मेटाबॉलिक रेट मेरा बहुत ज्यादा है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे मैं खाना खाती हूँ तो जल्दी जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जल्दी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, उसकी एटीपी बन के रिलीज हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई मोटा इंसान है, तो मोटे में क्या होता है, जब कोई बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसके मतलब क्या है, उसका मेटाबॉलिक रेट जो है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। यानी कि उसकी बॉडी में रिएक्शंस जो है वो धीरे धीरे चल रही हैं। तो क्या होता है, उसने खाना खाया, अब धीरे धीरे खाना डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे उसकी एटीपी रिलीज होगी, यानी कि इतनी देर तक खाना क्या रहेगा, बॉडी में स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो बॉडी में जब खाना स्टोर है तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाता है। तो आपने देखा थायरोक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी चीज का बनना, टूटना, रिएक्शंस होना बॉडी में, ये है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो बॉडी में हर चीज जल्दी जल्दी बनेगी और जल्दी जल्दी टूटेगी। तो हम मैं क्या देख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनका सम टोटल, ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट होते हैं। वैसे तो मेटाबॉलिज्म में मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ चीज या तो बनेगी या कुछ चीज टूटेगी। तो इसी बेसिस पर मेटाबॉलिज्म को मैं कह देती हूँ कि मेटाबॉलिज्म में या तो एनाबॉलिज्म होगा, इसके दो टाइप्स है ना, एनाबॉलिज्म या फिर होगा कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म। ये है मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो अगर किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म हो रहा है। सिंथेसिस अगर हो रही है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कैसे, अब एक बात देखिए, जैसे कि आपका प्लांट है ना, हमारे में ही थोड़ा ना मेटाबॉलिज्म शो होता है, प्लांट्स में भी मेटाबॉलिज्म शो होता है, उनमें भी कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे कि प्लांट क्या कहते हैं, प्लांट बनाते हैं हमारा स्टार्च, ठीक है, प्लांट बनाते हैं हमारा स्टार्च। तो उनमें क्या हो रहा है, वो स्टार्च को बना रहे थे, यानी कि वो किसी चीज का सिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि एनाबॉलिज्म कर रहे हैं। तो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या हो गया, प्लांट्स क्या बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम कैटाबॉलिज्म में देखें तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो गया, हमारी बॉडी में आकर के यही स्टार्च क्या हो रहा है, टूट रहा है। यही ग्लूकोज किस में टूट रहा है, एनर्जी में टूट रहा है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे प्लांट में क्या आ रहा है, स्टार्च बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, यानी कि उसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, वो चीज टूट रही है, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हो गया मेरा कैटाबॉलिज्म। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, कभी कभी क्या होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा कम निकलता है। अब ये जो आपने देखा ना कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी किस चीज का होता है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारी, इसका भी बताऊंगी जब कम निकलता है क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म किस किस चीज का हो रहा है, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और किस चीज का, प्रोटीन का। ठीक है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो ये होता है इसका मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन इनका बनना और टूटना को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है, ताकि इन चीजों का कंट्रोल में रह करके एक अच्छी, एक प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करी जाए। मैं कह रही थी ना आपसे, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी कुछ भी ग्रो कर जाए। तो वो जो ग्रोथ है ना, उसको कंट्रोल्ड वे में अगर ग्रोथ करनी है, अगर एक प्रॉपर वे में ग्रोथ करनी है कि हर जो बॉडी का जो हर पार्ट है वो अच्छे से ग्रो करना चाहिए, उसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, यानी कि फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। और जब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो जाता है तो एज अ रिजल्ट ये क्या प्रोवाइड करता है, बेस्ट कंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, इसलिए हमारी बॉडी में क्या होती है, ऐसे कहीं से भी कुछ भी ग्रोथ नहीं रहती, बेस्ट कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में, अगर इस आयोडीन की कमी हो जाती है, हम अपने खाने में प्रॉपरली आयोडीन न ले, तो क्या होगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता तो हमें क्या आ जाता है, हमारी बॉडी में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे थ्रोट में हमें एक डिजीज हो जाती है जिसको बोला जाता है गॉइटर। तो अगर ये जो आयोडीन है इसकी डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, यानी कि कमी हो गई, तो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएगी जिसको बोला जाएगा गॉइटर। और गॉइटर में क्या होता है, गॉइटर में आप देखेंगे, जिसको गॉइटर आपने कभी किसी को देखा हो जिसको होता है, उसका गला फूल जाता है। ठीक है, यहाँ से स्वेल हो जाता है, उसका गला बहुत सूजा सूजा बड़ा सा लगता है। तो क्या हो जाता है, गॉइटर जो होता है उसका क्या होता है, इसमें स्वेलन नेक होती है। अच्छा, नेक फूल क्यों जाती है, स्वेलन नेक क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस तरीके से कवर्ड है, हमारा जो विंड पाइप है ना उसके ऊपर ऐसे बटरफ्लाई की तरह कवर्ड है, जैसे शेप दिखाई थी ना ऐसे कवर्ड है। तो जब ये काम नहीं कर पाता ना तो ये थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, जिस वजह से हमारा गला भी फूल जाता है, हमें गॉइटर हो जाता है। बात समझ में आई। तो क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड का देखो, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल रहा है जिसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, और क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है जिससे कंट्रोल्ड ग्रोथ हो सके। और अगर ये आयोडीन कम हो जाएगा तो गॉइटर नाम की डिजीज हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा, स्वेलन नेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप देखते हैं ना थायराइड की बीमारी होती है किसी किसी को, वो थायराइड की बीमारी क्या है, वो थायराइड की बीमारी में तो इससे ये थायराइड ग्लैंड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, बात समझ में आई। तो ये था हमारा दूसरा ग्लैंड। अब देखते हैं हमारा तीसरा ग्लैंड। तो देखिए तीसरा ग्लैंड कौन सा है, तीसरा ग्लैंड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए हमने देख लिया अब तक, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ब्रेन में था, हमारा थायराइड ग्लैंड हमारे कहाँ था, थ्रोट में था यहाँ पर। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपकी किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर इस तरीके से कैप शेप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है दोनों किडनीज के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एक कैप जैसा हमारा ग्लैंड है, ये हमारा ग्लैंड है, और किसके ऊपर प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी इसका हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन की कैसे काम करता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। देखिए आपने कभी ये देखा है कि जैसे हमारी एनसीईआरटी जो कह रही है, एनसीईआरटी तो ये कहती है कि जब आपने किसी गिलहरी को देखा, किसी स्क्वेरल को देखा है, जब जो स्क्वेरल होती है वो किसी स्कैरी सिचुएशन में होती है, यानी कि वो डरी हुई है या फिर वो भागने वाली सिचुएशन में, तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब उस बॉडी को तैयार करा जाता है, हमारी बॉडी को भागने के लिए, दौड़ने के लिए, जब हम किसी स्कैरी सिचुएशन में होते हैं। इसी तरीके से जब स्क्वेरल क्या है, स्क्वेरल डरी हुई है, परेशान है ना, उसको कहीं भागना है, वो डर गई है क्योंकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, वो भागना चाह रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी जो होती है ना, स्क्वेरल की बॉडी भी, और ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी खुद को कंट्रोल करती है, खुद को एक तरीके से प्रिपेयर करती है उस सिचुएशन के लिए। कैसे, है ना, स्क्वेरल को छोड़ दीजिए, अभी आप ये सोचिए कि आप आराम से खड़े हैं, है ना, टेबल के सहारे खड़े हैं, और टेबल पे रखा है एक जार कांच का। ठीक है, अब आपने जैसे क्या करा, आपको ध्यान नहीं रहा, जैसे आप मुड़े एकदम से कांच ग्लास खट से नीचे जाकर टूट गया, सारे फर्श पे आपके कांच हो रखा है। ठीक है,
उस सिचुएशन में क्या है, आपको अब लगेगा डर। डर किस चीज का? मम्मी का, है ना, कहीं मम्मी ना आ जाए। आज तो कुटाई होनी पक्की है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ग्लास का जार तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिचुएशन में आपका क्या है, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है। और अब देखो, डर के ऊपर सोने पे सुहागा, क्या होगा, आपने जैसे पीछे मुड़ करके देखा पीछे से मम्मी आ रही है ना। तो अब क्या हो गया, एक सिचुएशन तो वो थी जब आप डर रहे थे, डर भी रहे और अब साथ में आप भागने के चक्कर में, क्या भाग लो यहाँ से, नहीं तो आज तो पिटना मेरा तय है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपने देखा है, जब आपको डर लगता है, जब आप भागने वाली सिचुएशन में होते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में अजीब सी चीजें होने लगती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है आपकी, और सांस एकदम फूलनी सी स्टार्ट हो जाती है जब आप भागना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इस सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी खुद को कैसे प्रिपेयर कर रही है। जब आप रनिंग सिचुएशन में, आप फियर सिचुएशन में, या फिर आप ये कह सकते हैं आप फाइट वाले सिचुएशन में, जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको मान लो भाई आपका आया कि भाई बराबर वाले जो है उन्होंने पीट दिया मुझे, तो आप क्या एकदम पूरा फुल जोश में है ना, शर्ट वर्ट ऊपर चढ़ा करके चल दिए है ना। तो ये क्या हुआ, आपने क्या करा, एकदम आप फाइट वाली सिचुएशन में, लड़ने की सिचुएशन में पूरे, उस टाइम पे भी बॉडी आपके प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो फाइट हो, फ्लाइट हो यानी कि भागना हो, या फिर फियर हो यानी कि डर हो, इस सिचुएशन में हमारी बॉडी खुद को एक, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करी जाती है, कुछ कॉमन प्रिपरेशंस होती है इन सिचुएशन के लिए। कौन सी सिचुएशन के लिए, कौन सी सिचुएशन बताई मैंने, फाइट यानी कि लड़ाई वाली, फ्लाइट यानी कि भागने वाली, है ना, या फिर फियर यानी कि डर वाली सिचुएशन हो। इन तीनों सिचुएशन को हम एक साथ बोलते हैं 3F सिचुएशन। ठीक है, 3F सिचुएशन यानी कि फाइट, फ्लाइट या फिर फियर वाली सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में कुछ कॉमन प्रिपरेशंस करी जाती हैं हमारी बॉडी में। कौन सी कॉमन प्रिपरेशंस होती है, हमारी हार्ट बीट तेज होना, हमारी जो क्या होती है ब्रीदिंग रेट तेज हो जाना, ये सब चीजें क्या है, ये कुछ कॉमन प्रिपरेशंस है। ठीक है, अब इन कॉमन प्रिपरेशंस को करने में कौन हमारी हेल्प कर रहा है, ये प्रिपरेशंस हमारी बॉडी में हो कैसे रही, ये कैसे हमारी बॉडी में हो रहा है, तो ये होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोला जाता है एड्रेनलिन। क्या बोला जाता है हार्मोन को, एड्रेनलिन। अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ना, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, जैसे ही हमारे ब्रेन को पता लगता है कि कोई 3F सिचुएशन आ गई है, तो वो क्या करता है, हमारी ब्रेन सबसे पहले एड्रेनल ग्लैंड को क्या भेजता है, सिग्नल कि एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन निकालो। और जैसे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। अब आप खुद ही आप एनालाइज करिए, एक तो क्या हार्ट बीट तेज होती है ना, और क्या होता है आपकी जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्ट हो जाता है, और आपकी मसल्स होती है ना वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन जैसे हमारे ब्लड में मिक्स होता है तो क्या होता है, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। फास्ट क्यों हो जाती है, देखिए जैसे हार्ट बीट फास्ट होगी यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में तेज होगा, और जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में तेज होगा यानी कि बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाने लगेगी, मोर ऑक्सीजन इन बॉडी, यानी कि बॉडी की हर सेल को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी, ज्यादा एनर्जी बना पाएगी। बात समझ आई। तो हार्ट रेट क्यों तेज हो रहा है, ताकि ज्यादा सर्कुलेशन हो, ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर पाए। अब देखिए हार्ट बीट तो तेज हो गई, अगर सर्कुलेशन करना है तो भाई ऑक्सीजन होनी भी तो चाहिए। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ब्रीदिंग से। तो हार्ट बीट के साथ साथ हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है ना, ब्रीदिंग रेट भी हमारा फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग रेट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। इसका क्या होता है, क्यों होता है, वही चीज ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जा सके और ज्यादा बॉडी अच्छे से काम कर सके। ये कैसे होता है, ब्रीदिंग में क्या होता था, ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करते हैं। देखो क्या, हम जब बॉडी में अपने सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स इस तरीके से हमारे लंग्स होते हैं, इनके नीचे क्या होता है, एक डायफ्राम मसल प्रेजेंट होती है डोम शेप की। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, फ्लैट करती है, तो हमारे ब्रीदिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, तो ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, और साथ में हमारी रिब की मसल्स, ठीक है, रिब मसल्स, तो वो भी क्या हो जाती हैं, ये क्या कर जाती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं। ठीक है, तो जब ये डायफ्राम और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारे
ब्रीदिंग रेट तेज होता है। रिब मसल्स क्या होती है, देखिए आपकी रिब केज होती है ना, यहाँ पे आप नीचे से टच करेंगे या साइड से टच करेंगे आपको पता लगेगा एक रिब केज है, ठीक है। हड्डियों का पूरा क्या है, जाल बिछा हुआ है, इस तरीके से जाल बिछा हुआ होता है हड्डियों का, ठीक है। तो वो क्या है, वो रिब केज होती है। रिब केज क्या होती है, रिब केज ऐसी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ना रिब केज। तो अब ये जो रिब केज है ना, इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं रिब मसल्स, ठीक है। रिब केज के बीच में क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। ये मसल्स क्या करती है, हमारे ब्रीदिंग में हेल्प कराती है। तो जब हमारे क्या होती है, 3S सिचुएशन होती है, एड्रेनलिन निकलती है तो हार्ट बीट तेज होती है, ब्रीदिंग रेट तेज होता है, डायफ्राम और रिब मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब क्या होता है, और साथ में क्या होता है, हमारे जो देखो फालतू चीजों में क्या होता है, अगर आप ब्लड, ये खतरनाक सिचुएशन है, इसमें क्या है, हमारी पूरी बॉडी को जो सही जगह है वहां पे ब्लड जाना जरूरी है। तो हमारे क्या होता है, जो फालतू जगह है ना, जहाँ पे इस सिचुएशन में अभी ब्लड की जरूरत नहीं है, वहां से क्या हो जाता है, हमारा ब्लड आना कम हो जाता है। जैसे जब आप 3S सिचुएशन होता है उस टाइम पे आपके डाइजेशन की स्पीड कम हो जाती है। वो कहते हैं भैया डाइजेस्ट करना इतना जरूरी नहीं है, डाइजेस्ट तो थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं है, इसको क्या करो, ब्लड की सप्लाई यहाँ से खत्म करो, ठीक है, यहाँ से ब्लड की सप्लाई कम करो। तो ये क्या होता है कि हमारी जो स्टमक होता है, ठीक है, जो हमारा स्टमक होता है और हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, इन पे से क्या होता है, इन पे से हमारा जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, ताकि हम और पार्ट्स को ब्लड अच्छे से दे सकें। ब्लड सप्लाई डिक्रीज। अब डिक्रीज कैसे होती है, देखिए इसके पास की जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, जो हमारी आर्टरीज, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है, अपने साइज से छोटी हो जाती है। जब छोटी होती है तो वो कम ब्लड को लेकर के जाती है। तो ये क्या होता है, स्टमक और स्किन के पास की जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज क्या कर जाती है, हमारी कैपिलरीज सिकुड़ने लग जाती है, कैपिलरीज छोटी होने लग जाती है। तो कैपिलरी जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ पे हमारे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है इतनी। और क्या होता है, अब देखिए यहाँ से ब्लड सप्लाई कम हुई क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। और बॉडी में कहाँ जरूरत है हमारे ब्लड की, हमारी स्केलेटल मसल्स को, जिन मसल्स के थ्रू आप मूव करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उन मसल्स को इस टाइम पे ब्लड की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो ब्लड यहाँ से निकला, ठीक है, ये जो ब्लड की सप्लाई हमने यहाँ पे कम करी है, ये ब्लड सप्लाई कहाँ जाती है, हमारी स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में क्या होगा, स्केलेटल मसल्स में आपका जो ब्लड रेट है वो बढ़ जाएगा, वहां पे ब्लड रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन कैसे बन रही है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसी सिचुएशन पता लगी हमारे एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ा। एड्रेनलिन हार्मोन के रिजल्ट के तौर पर हमारे क्या हुआ, हार्ट बीट तेज हो गई, ब्रीदिंग रेट तेज हो गया, स्टमक में क्या हो गया, स्टमक और स्किन में ब्लड सप्लाई खत्म हो गई, और हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वहां पे क्या हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, और ज्यादा हमारी स्केलेटल मसल्स क्या हो गई, एक्टिव हो गई, ठीक है। तो अब जब आपने देखा था स्क्वायरल में क्या हो रहा था, स्क्वायरल की कोई स्कैरी सिचुएशन थी, उसे डर लग रहा था, उसे भागना था, तो उसके अंदर इसी तरीके की सिचुएशन हो जाती है, हार्ट बीट तेज होना, ब्रीदिंग रेट तेज होना, ये सब कॉमन प्रिपरेशंस हैं जो हमारी बॉडी किसी फाइट, फ्लाइट या फिर फियर वाली सिचुएशन में हमारी बॉडी करती है, ठीक है। ये था एड्रेनल ग्लैंड। अब देखें एड्रेनल ग्लैंड के बाद हम क्या देखेंगे, एड्रेनल ग्लैंड के बाद हम देखेंगे पैनक्रियाज। अब देखिए, अब हमारा कौन सा ग्लैंड आएगा, अब हमारा चौथा ग्लैंड आएगा हमारा पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज ग्लैंड क्या होता है, पैनक्रियाज ग्लैंड पहले तो प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड होता है। तो पैनक्रियाज ग्लैंड में आपने देखा था ना, जब डाइजेशन बढ़ा था तो क्या होता है, स्टमक होता है, और स्टमक के बाद यहाँ पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो जहां पर हमारा स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है ना, वहां पे ऐसे एक सी शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ये देख रहे हैं आपको सी शेप, ये मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे जगह। तो ये जो इस स्पेस को कहा जाता है ड्यूडेनम, लेकिन आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखो जो स्टमक है ना, जहाँ इंटेस्टाइन से मिल रहा है वहां पे क्या है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस तरीके का लीफ शेप ग्लैंड होता है, जिसको बोला जाता है पैनक्रियास। अब इस पैनक्रियास का काम क्या होता है, हमने इसके डाइजेशन वाले पार्ट में तो हमने देखा था कि ये क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, लेकिन ये हार्मोन्स कैसे रिलीज करता है, कैसे काम करता है। तो देखिए
आपने देखा होगा आसपास कुछ क्या होता है, कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, है ना। डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको शुगर कम खाना है, चीनी कम खानी है ना। चीनी के साथ साथ क्या होता है, जिसकी बहुत ज्यादा हाई शुगर होती है ना, जिसको बहुत ज्यादा शुगर हो जाती है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। सुना है कभी आसपास, कभी किसी को देखा हो कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगता है उनको। तो डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड शुगर जो होती है, ब्लड में शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ने लग जाता है ना। तो ये क्या है, डायबिटीज होती है। और डायबिटीज में हम क्या देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब ये इंसुलिन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है, ये हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज ग्लैंड में। ठीक है, पेनक्रिया क्या करता है, पेनक्रिया हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, वही हार्मोन जिसके आप इंजेक्शन लगा लेते हैं। इंजेक्शन किस चीज के लगा लेते हैं आप, इंसुलिन के। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन होता है जो हमारा पेनक्रिया रिलीज करता है। ठीक है, पेनक्रिया रिलीज करता है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ब्लड शुगर जो होती है ना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि कितनी हमारी जो शुगर है वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए, ये इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। मान लीजिए इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में वो कम हो जाए, ठीक है, इंसुलिन कम हो जाए तो जो शुगर होती है ना बॉडी में वो बढ़ने लग जाती है, शुगर बढ़ने लग जाती है। और अगर हमारा इंसुलिन अगर हमारा कम हो गया तो हमारी जो बॉडी में इंसुलिन कम हो गया था, और अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो हमारा जो शुगर लेवल है वो घटने लग जाएगा, बॉडी में शुगर लेवल क्या करेगा, कम होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर को है ना अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। लेकिन जब ये क्या होता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता तो शुगर एज इट इज हमारी बॉडी में फ्लो करती रहती है। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। जब हमारे पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पेनक्रिया अपना वर्क ढंग से नहीं कर पाता, तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता ढंग से, अच्छी क्वांटिटी में, ठीक क्वांटिटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज यही होती है कि पेनक्रिया ग्लैंड जो होता है ना वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है और इंसुलिन जो हार्मोन है वो अच्छी मात्रा में रिलीज नहीं हो पा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ठीक है, तो अब देखते हैं टेस्टिस और ओवरी क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है, कौन से हार्मोन से रिलीज करते हैं। देखिए, जब आपने अभी 8th क्लास में, आप कहेंगे 8th क्लास कहाँ याद रखी है, मैं 9th क्लास याद नहीं रहती, 10th क्लास बर्बाद हो रही जा रही है, है ना, 8th क्लास कहाँ से याद रहेगी। तो कोई नहीं, 8th क्लास याद नहीं है तो बस थोड़ा थोड़ा, मतलब एक बात आप खुद से एनालाइज करो। जब बच्चा 10 साल से 12 साल की एज में आता है ना, तो आपने देखा होगा बच्चों के अंदर ना कुछ चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। कैसा चेंज, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज। आपने देखा होगा हमारी जो बॉडी की शेप होती है वो हमारी एज के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। बॉडी में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं, उस एज को बोला जाता है प्यूबर्टी की एज, या फिर बोला जाता है टीन एज। तो टीन एज में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्यों आते हैं, हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के, यानी कि नई प्रोजनी को, नई बच्चों को बनाने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। उस बॉडी को 18 साल तक आते आते ही क्या होता है, बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इन ऑर्गन्स को, इन जो रिप्रोडक्शन होता है इसके लिए कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गन्स को डेवलप कराने के लिए, और क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस कराने के लिए, हम देखते हैं जो नॉर्मल चेंजेस, उनको कराने के लिए हमारी बॉडी कुछ चेंजेस लाती है। कैसे चेंजेस लाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये चेंजेस आपने बचपन में पढ़े, जैसे लड़कों की दाढ़ी आने लग जाती है, एडम एप्पल जो होता है वो वहां पे बड़ा होने लग जाता है, एडम एप्पल दिखने लग जाता है आपको। ठीक है, प्यूबिक एरियाज में हेयर ग्रोथ होने लग जाती है ना। जो गर्ल्स होते हैं उसमें ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ ऐसे हमारे साइन है जिससे हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो ग्रोथ कर रहा है, प्यूबर्टी की एज में ग्रोथ कर रहा है। किस लिए कैपेबल हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो रहा है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स। ये सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। मेन ऑर्गन्स यही होते हैं। अब ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स हमारे मतलब बॉडी में रिप्रोडक्शन तो कराते ही हैं, लेकिन ये ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जिससे हमारी बॉडी में चेंज आता है। ठीक है, तो टेस्टिस जो होता है वो है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, टेस्टिस है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यानी कि मेल में जो प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा टेस्टिस। ठीक है, और ओवरी क्या है, ओवरी है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि फीमेल में जो प्रेजेंट होगा सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं हम ओवरी।
ठीक है, टेस्टिस और ओवरी, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी तो सिर्फ नाम के लिए आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपको इनके पूरे डिटेल, सारे स्ट्रक्चर्स, सब कुछ पढ़ना है। ओके, तो अब देखिए जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस हार्मोन रिलीज करता है बॉयज में या फिर मेल्स में, जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और सिमिलरली ओवरी जो करती है उसे बोलते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये करते हैं ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज। तो क्या हो गया, टेस्टिस ने करा एक हार्मोन रिलीज टेस्टोस्टेरॉन और ओवरी ने ईस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन्स का क्या काम है, इन दोनों हार्मोन्स का काम है कि हमारे जो बच्चा है छोटा, उसके बॉडी को क्या करना, उसके बॉडी को प्रिपेयर करना, उसको पूरी बॉडी का डेवलपमेंट कराना, किसके लिए, ताकि वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे सेक्स ऑर्गन्स, और ये क्या कर रहे हैं, इनको हम सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो है टेस्टोस्टेरोन मेल में और ईस्ट्रोजन है हमारी फीमेल में, जो किसके थ्रू रिलीज कर रहे हैं, टेस्टिस और ओवरी के थ्रू। ठीक है, इतना अभी समझ लो, नेक्स्ट चैप्टर में तो पूरे डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब हमारा सातवां जो आता है, सेवेंथ है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए आपने ये बात देखी होगी, हाइपोथैलेमस तो आपका किसमें प्रेजेंट था, ब्रेन में प्रेजेंट था। ब्रेन के जो फोर ब्रेन था उसका एक पार्ट होता है आपका सेरिब्रम, और जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये इसके तीन पार्ट्स थे फोर ब्रेन के। तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस जो है ना, ये हमारा ब्रेन का ही पार्ट होता है। अब ब्रेन, इसमें क्या होता है, देखिए जिस तरीके से क्या होता है, आपने देखा है कंपनी किस तरीके से चलती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, एक मैनेजर होता है और एक कंपनी का हेड होता है ना। बहुत सारे मैनेजर, एक मैनेजर, बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज, एक मैनेजर और एक होता है कंपनी का हेड। ठीक है, तो अब ये जो सारे एम्प्लॉयज होते हैं, इन एम्प्लॉयज को काम करना आता होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंकिंग कंपनी है, बैंक है कोई, तो वहां पे क्या हो रहा है, या फिर कोई टेलीकॉम कंपनी है, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। कौन से, कोई फोन, कोई कॉल सेंटर पे बैठा हुआ है ना, कोई सिम कार्ड की देख रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम देख रहा है। तो अब क्या है, सारे एम्प्लॉयज को अपना अपना काम करना आता है। ठीक है, कोई एम्प्लॉय है जिसको सिम कार्ड देखना आता है, कोई एम्प्लॉय जिसे नेटवर्क के बारे में पता है, इन सबको अपना अपना काम आता है। लेकिन क्या है, ये जो हमारे एम्प्लॉयज है, क्योंकि ये क्या है, हमारे मैनेजर के कंट्रोल में, तो जब तक मैनेजर इनको एडवाइस नहीं करेगा, जब तक मैनेजर इनको ऑर्डर नहीं देगा, तब तक ये काम नहीं करते। ठीक है, एम्प्लॉयज कब तक काम नहीं करेंगे, जब तक मैनेजर उनको ऑर्डर नहीं देगा। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो पूरे ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना, वो ग्लैंड्स काम करना उनको आता है, उनको पता है ये हार्मोन मुझे रिलीज करना है और नहीं करना। बात समझ में आ गई। तो उनका क्या काम है, उनका काम है हार्मोन्स को रिलीज करना और हार्मोन को बंद करना। लेकिन किस सिचुएशन में हमारे हार्मोन को रिलीज करना है और किस सिचुएशन में हार्मोन रिलीज नहीं करना, ये बताता है उनको उनका मैनेजर। मैनेजर कौन होता है, मैनेजर होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये इनको क्या देता है, ये इनको हमारे सिग्नल देता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे ग्लैंड्स को क्या देता है, सिग्नल देता है। कैसे, मान लीजिए बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा कि इंसुलिन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड को क्या देगा, सिग्नल देगा कि इंसुलिन जो है उसका सिक्रेशन कम करो, ताकि ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन हो सके, ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये किसको पता लगा कि ब्लड शुगर लेवल कम है हमारी बॉडी में, पता लगेगा हमारे किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड पे हमारे एड्रेनल ग्लैंड को वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि भाई एड्रेनल ग्लैंड जो भी है हार्मोन का सिक्रेशन कम करो या ज्यादा करो। बात समझ में आई। ऐसे जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे कहते हैं इसलिए मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सारे जितने भी ग्लैंड्स है ना, उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड। सबका मास्टर है, सबका मैनेजर है ये। ठीक है, अब देखिए ये तो मैनेजर है, लेकिन मैनेजर्स के ऊपर कौन होता है, मैनेजर के ऊपर होता है कंपनी का ओनर। ठीक है, और बड़ी पोस्ट पर जो होता है, तो एम्प्लॉयज जो थे, छोटे छोटे एम्प्लॉयज, उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, मैनेजर। अब जो मैनेजर्स हैं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मैनेजर होंगे, तो मैनेजर को कौन कंट्रोल करेगा, मैनेजर को भी कंट्रोल करेगा कंपनी का ओनर या कंपनी का सीईओ जो चीफ है। तो हमारे पास इस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है, कौन सा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का काम करता है, यही पिट्यूटरी को बताता है कि तुमको कौन से हार्मोन रिलीज करना है, तुमको रिलीजिंग हार्मोन बताना है। उनको ये बताता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, तुम उससे कहो कि उसको रिलीज करना है, या ग्लैंड से कहो कि उसको इनहिबिट करना है, यानी कि उस हार्मोन को रोकना है। तो यानी कि
जो मैनेजर को भी कंट्रोल कर रहा है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका मैनेजर कैसे हुआ? क्योंकि ये क्या करता है, ये दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन क्या क्या मतलब है? देखिए, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन हर ग्लैंड के लिए, हर हार्मोन के लिए निकाले जाते हैं। जैसे कि हमें बॉडी में, मान लीजिए कि हमें बॉडी में क्या करना है कि हमको जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन को क्या करना है, अभी रिलीज करवाना है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन रिलीजिंग हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरॉन के लिए रिलीजिंग हार्मोन जो होगा, जो टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करवाएगा, ऐसा हार्मोन भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजेगा हमारे टेस्टिस को। इसी तरीके से मान लो टेस्टिस को, जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन है उसको बंद करवाना है, तो वो इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि रोकने वाला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर पूरा सिग्नल भेजेगा हमारे टेस्टोस्टेरॉन को कि नहीं भैया कम कर दो, है ना। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, इनका क्या काम है? रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स को सिग्नल देगा कि तुमको क्या करना है, इस हार्मोन को रिलीज करना है। और अगर इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर दिया तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करेगा, इससे सिग्नल लेकर के पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को, जिस भी बॉडी के ग्लैंड को मतलब इसको बोलना होगा, वहां के सिक्रेशन को स्टॉप करा देगा, रुकवा देगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, इसको इसलिए बोला जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये होगा हमारे 7 ग्लैंड्स। कौन कौन से 7 ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी और हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लास्ट में इसलिए पढ़ा है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से सारे हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाया था, और बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करना हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए क्या है, मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड आया था। थायराइड ग्लैंड कहाँ है? बटरफ्लाई शेप्ड है, आयोडीन की हेल्प से थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, बेटर ग्रोथ करवाता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने देखा था कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है और फाइट, फ्लाइट और फियर सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है। उसके बाद हमने देखा था कि पैनक्रियाज ग्लैंड क्या होता है। पैनक्रियाज ग्लैंड हमारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने देखा टेस्टिस और ओवरी, ये क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं प्यूबर्टी की एज में, इनको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। उसके बाद देखा हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पर आपका हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके।